हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मिडिवल हिस्ट्री के पार्ट 9 वीडियो में, जहाँ पे हम दिल्ली सुल्तानेट के जो दिल्ली सुल्तानेट 1 जहाँ पे हम पढ़े थे स्लेव डिनेस्टी के बारे में, और यहाँ पे पार्ट 1 पे हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इल्तुतमिश के बारे में और राजिया सुल्तान के बारे में। तो मैंने ये सेकेंड वीडियो बनाई है जिसमें हम पढ़ेंगे बालवान के बारे में और थोड़े कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि मंगोल्स एंड नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर्स में किस तरह की प्रॉब्लम्स हुई थी मंगोल्स के वजह से, और इंटरनल रेबिलियंस किस तरह की चल रही थी वहाँ पे, और टेरिटोरियल कंसोलिडेशन दिल्ली सुल्तानेट में होने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की स्ट्रगल करनी पड़ी थी उन्हें, ये सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लेंदी होने वाला है, तो मुझे लगता है आप लोग के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं पर्टिकुलरली सिविल सर्विस में, उनके लिए पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। और सब कुछ आप लोग को शॉर्ट वीडियो में तो नहीं मिलेगा, तो लेंदी होगा, इससे आपको आपकी क्लैरिटी अच्छी होगी, सब कुछ अच्छे से समझाया जाएगा। तो मुझे लगता है आप लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। तो दिल थाम के बैठिए और सुनिए, एक स्टोरी की तरह सुनिए मेरी मैं जो कुछ बोल रही हूँ। और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर कुछ डेवलपमेंट चाहते हो मेरे इस वीडियो में, या फिर कुछ PDF वगैरह आपको चाहिए, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने ऑलरेडी इल्तुतमिश और राजिया सुल्तान के बारे में आप लोगों को बता चुकी हूँ, बहुत डिटेल्स में पढ़ाया था। और राजिया सुल्तान बालबन के बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको राजिया सुल्तान के बारे में थोड़े से बताऊंगी। आप लोगों को याद होगा, अगर बलबन के बारे में जानना है आपको, थोड़ा सा दिल्ली सुल्तानेट की पार्ट 1 वीडियो में जाना होगा। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर वहाँ पे चेक कर सकते हैं। अच्छा देखिए, इसका लिंक मतलब बालबन के लिंक थोड़ा राजिया सुल्तान के पीरियड से ही चली आ रही थी। कैसे? जब राजिया सुल्तान जब रूल कर रही थी, तो उसके बाद उनके बहुत सारे प्रॉब्लम की फेस करनी पड़ी थी। तो तब क्या हुआ था, जब वो दिल्ली के लिए जा रही थी वार करने के लिए, बैटल करने के लिए, तो तब वहाँ से उनको डिफीट का फेस करना पड़ा, और उसके बाद उनकी मौत हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ, इल्तुतमिश के और भी 3 बेटे थे। तो 3 बेटे में एक थे नासिरुद्दीन मोहम्मद, जो जो उनके इल्तुतमिश के यंगर सन थे। तो उन्होंने उनको क्या किया, जो बलबन थे, बलबन उनके डेपुटी के हिसाब से वहाँ पे अपॉइंटमेंट हुए थे। उन्होंने पर्टिकुलरली कोई थ्रोन वहाँ पे थ्रोन में असेंड नहीं हुआ था, लेकिन वो उनके डेपुटी थे, और डेपुटी के हिसाब से, गवर्नर के हिसाब से वो मतलब काम कर रहे थे, चीफ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, रूलर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। नासिरुद्दीन मोहम्मद जो थे वो इल्तुतमिश के यंगर बेटे तो थे, लेकिन वो इतने पावरफुल नहीं थे, इतने खूंखार जो कहते हैं, इतना शानदार रूलर नहीं थे राजिया की तरह। तो लेकिन तभी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, तो सबको मेल की रूलर चाहिए थी। वो रूलर स्ट्रॉन्गर हो या ना हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबको चाहिए एक मेल रूलर थ्रोन पे बैठे। तो इसी वजह से जो उनके 2 बेटे थे इल्तुतमिश के, कुछ वक्त के लिए वो बैठे थे थ्रोन में। तो ये जो बेलबन थे, उनके एर्लियर नाम था उलुग खान। उनका पहले नाम था उलुग खान, वो बाद में उसको बालबन को चेंज कर दिए। उन्होंने arrogated all powers to himself and finally ascended the throne in 1265। उन्होंने धीरे धीरे करके जब देखा कि नासिरुद्दीन मोहम्मद एक पावरफुल रूलर नहीं बन पा रहे हैं, तो उन्होंने ट्राई किया कि जब वो स्ट्रांग थे, पावरफुल थे, तो उन्होंने ट्राई किया अपने तरफ से कि वो थ्रोन को असेंड करे, थ्रोन पे बैठे। तो धीरे धीरे ट्राई करते हुए 1265 में उन्होंने थ्रोन असेंड किया। तो धीरे धीरे क्या किया, वो पहले रूलर के हिसाब से रूल नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था जब राजिया सुल्तान सुल्तान बने और उसके बाद उनके भाई नासिरुद्दीन मोहम्मद सुल्तान बने, तो उनको पता था लगभग किस तरह की पॉलिटिक्स चल रही थी वहाँ पे। तो इसी वजह से वो डायरेक्टली थ्रोन पे नहीं बैठे, धीरे धीरे करके वो अपने पॉलिटिक्स खेलते रहे, अपने गेम खेलते रहे। उसके बाद बहुत सालों बाद उन्होंने थ्रोन पे असेंड किया। तो उसके लिए उनको बहुत स्ट्रगल की सामना करने पड़ा, बहुत ही प्लानिंग करना पड़ा। तो धीरे धीरे वो अपने पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या किया, अपने जो बेटी थी, बेटी को सुल्तान के साथ मैरिज कर दिया। तो उसके बाद many Turkish chiefs of that kingdom hatched conspiracy and ousted Balban from his position, and he was replaced by an Indian Muslim, Imauddin Rayyan। तो क्या हुआ, तो उनको
जब वो डिप्टी थे वहाँ पे, नैब थे नसरुद्दीन मोहम्मद की, तो बहुत सारे ऐसे तुर्किश चीफ थे जो उनको पसंद नहीं करते थे। तो उनकी जो पॉलिटिक्स थी, उनकी जो प्लान थी, उनकी जो काम करने की तरीका थी, उनको पसंद नहीं आ रहा था सबको। तो उन्होंने धीरे-धीरे क्या किया, कंस्पिरेसी करके तुर्किश जो चीफ थे बलबन को उनकी पोजीशन से हटा दिया और उसके बाद एक इंडियन मुस्लिम जिसका नाम था इमाउद्दीन रैयान, उनको उस जगह पे बिठा दिया। मतलब जो नेब थे नसरुद्दीन की, मैं अब की बात बोल रही हूँ जब बलबन थ्रोन पे नहीं बैठे हैं, एक डेप्यूटी के हिसाब से काम कर रहे हैं नसरुद्दीन मोहम्मद के लिए। तो तभी का हाल है ये है उनके सिस्टम में। तो इंडियन मुस्लिम एक हुए जिनका नाम था इमाउद्दीन रहियान, जो कि उनको बलबन को रिप्लेस कर दिया। तो ये एक सख्त धोखा था, मतलब उनके लिए शॉकिंग न्यूज़ था कि कैसे एक इंडियन मुस्लिम को उन्होंने इस तरह से काम कर लिया। तो उनके मन में एक रिवेंज की तरह आया ये सब चीज़ें और उनको लगा नहीं, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है और अपने पावर बढ़ाना है। तो इसके लिए वो स्ट्रगल करते रहे और अपने पावर बढ़ाते रहे। तो बलबन ने क्या किया, एग्री टू स्टेप असाइड, उन्होंने तभी कुछ रजिस्टर नहीं किया। तो जो धीरे धीरे साइड हो गए एंड कंटिन्यू टू बिल्ड अप हिज ओन ग्रुप। तो धीरे धीरे अपने तरफ से खुद का एक ग्रुप बनाने की कोशिश की जिससे वो रूल कर पाए, जिससे वो अपने रूल चला पाए। एस्टेब्लिश सम कॉन्टैक्ट्स विद द मंगोल्स, वो धीरे धीरे मंगोल के साथ अपने कॉन्टैक्ट स्ट्रॉन्ग किया और हैड ओवररन ए लार्ज पार्ट ऑफ द पंजाब, पंजाब की एक लार्ज पार्ट को उन्होंने ओवररन किया। फिर धीरे धीरे जब उनकी ताकत बढ़ी, स्ट्रॉन्गर हुए वो, तो धीरे धीरे उन्होंने वो रहियान जो थी उनकी नसरुद्दीन मोहम्मद की नेब थी, डेपुटी थी, उनको डिफीट किया एक बार में और उनको मार दिया। ही ऑल्सो डिफीटेड मेनी ऑफ हिज राइवल्स, जितने सारे राइवल्स थे, तुर्किश चीफ थी जो उनके उनके एग्नेस्ट कंस्पिरेसी कर रहे थे, उनके खिलाफ जा रहे थे, वो उनको भी डिफीट किया। हु वेंट सो फार एज टू अज्यूम द रॉयल इंसिग्निया द छतर, रॉयल इंसिग्निया के हिसाब से अपने आप को मानने लगे, जिसको छत्तर भी बोला जाता है, ठीक है। इन 1265 मोहम्मद की डेथ हो गई, जो नसीरुद्दीन मोहम्मद थी उनकी डेथ हो गई 1265 में। और उसके बाद सब हिस्टोरियंस को लगता है, कुछ हिस्टोरियंस तभी थे जो जिनको लगता है कि बलबन ने यंग किंग को पॉइजन कर दिया, ताकि वो पॉइजन दे दिया ताकि वो थ्रोन पे बैठ सके। लेकिन ये कुछ श्योर शॉर्ट प्रूफ नहीं है, सबको किसी का एज्यूम, कोई कोई एज्यूम कर रहा है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन इसका कुछ प्रूफ नहीं है कि उन्होंने पॉइजन दिया था। फिर क्या हुआ, विथ हिज असेसन देयर बिगन एन इरा ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। बलबन के थ्रोन पे बैठने के बाद एक स्ट्रॉन्ग एंड सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट की स्टार्ट हुई। बलबन थ्रोन असेंड करने के बाद उनके जो राज्य चलाने की जो प्लानिंग थी, स्ट्रैटेजी थी, वो थोड़ा चेंज होने वाला है। थोड़ा धीरे धीरे करके चेंज हुआ। तो कैसे चेंज हुआ चलिए जानते हैं। तो उन्होंने क्या किया, बलबन कंस्टेंटली ट्राई टू इंक्रीज द प्रेस्टीज एंड पावर ऑफ द मोनार्ची। अपने पावर, मोनार्ची का जो पावर है एंड प्रेस्टीज है, वो उसको कंस्टेंटली बढ़ाने के बारे में सोचने लगे। क्योंकि देखिए वो सोच रहे थे ऐसा कि उनका सोच भी कहीं ना कहीं मिलता है। आज के ज़माने में भी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, अगर कोई इलाके में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर होगा, गैंगस्टर मानते हो, जो बहुत ही हल्ला फल्ला मचाते हैं, बहुत ही खून खराबा करते हैं, उनका एक अलग सी ना नेम फेम होता है, अलग से डर रहता है लोगों के मन में कि ये एक गैंगस्टर है, वो कुछ भी कर सकता है। तो गैंगस्टर क्या होगा, अपने नेम फेम के वजह से, अपने आसपास के पावर के वजह से, जितने सारे लोग उसके आसपास मंडराते हैं, उसके वजह से क्या होता है, अपने उसके आसपास जितने सारे लोग हैं जिनके पास इतने सारे पावर नहीं है, वो डरेंगे उस लोगों से, उस गैंगस्टर से डरेंगे। और छोटे मोटे जो लोग हैं वो उसके ऊपर अटैक करने से पहले 2-3 बार सोचेंगे। अगर उस लेवल का कोई गैंगस्टर होगा तो ही वो अटैक कर पाएगा, नहीं तो वो लोग सोचेंगे कि नहीं, इसके पास इतने पावर है, वो कुछ भी कर सकता है, इसी वजह से हम उससे दूर रहें। तो इसी तरह से बलबन भी वही सोच रहे थे कि उनको लगता था अगर वो अपने मोनार्ची को स्ट्रॉन्ग करे, पावरफुल बनाए, तो उनके जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, जितने सारे इंटरनल में जो जितने सारे नोबल्स होते हैं, चीफ्स होते हैं, जो कंस्पिरेसी करते रहते हैं, वो थोड़ा डर के रहेंगे। उनको लगेगा नहीं, ये बलबन तो इतना स्ट्रॉन्ग है, वो कुछ भी कर सकता है हमारे साथ, हम इससे बच के रहे, हम इससे दूर रहे।
तो इंटरनल प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। और एक्सटर्नल डेंजर जो उनके नेबरिंग एरियाज है, वहाँ पे जो जितने सारे छोटे मोटे राजा है, रूलर्स है, वो उसके ऊपर अटैक करने से पहले 2-3 बार सोचेंगे, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आएंगे, या फिर अगर नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, इसी तरह की कंडीशंस बन सकता है। तो ये एक उनकी ओपिनियन थी, कन्विंस इसका ख्याल उनके दिल में था। तो सेकेंड बात ये सोच रहे थे कि वो कि जो एक नोबेल फैमिली में जन्म लेता है, जो इंसान एक हायर अथॉरिटी के घर में जन्म लेता है, उसका डिसेंडेंट एंशिएंट पेडिग्री से कनेक्शन होता है। एंशिएंट पेडिग्री मतलब अगर उनकी पापा, दादा, परदादा, नाना, परनाना, ये सब अगर कोई हायर फेमस पर्सनालिटीज़ होते हैं, रूलर की कैटेगरी के होते हैं, तो ही उनके जो बेटे होते हैं, उनके जो पेडिग्री होते हैं, उनके जो हायरार्ची होते हैं, वो प्रिविलेजेस होते हैं, उनके पास बहुत सारे प्रिविलेज्ड होते हैं। तो ये एक उनके दिमाग में था, और इसी वजह से तो उन्होंने डिक्लेयर किया खुद को कि वो इरानियन किंग अफ्रेसियाब का डिसेंडेंट है। इरानियन किंग वो पर्शियन किंग जो होते हैं अफ्रेसियाब, वो एक फेमस रूलर थे, उनके डिसेंडेंट के हिसाब से वो अपने आप को डिक्लेयर किया। ही स्टार्टेड द आइडिया ऑफ डिविनिटी ऑफ किंग एंड डिक्लेयर्ड सुल्तान वाज गॉड्स शैडो। उन्होंने खुद को किंग की गॉड की डिविनिटी के हिसाब से मानने लगे। मतलब किंग एक डिवाइन पावर है, डिवाइन रूलर है, ठीक है, और ये जो है ये गॉड की शैडो के हिसाब से इस पृथ्वी में आए हैं, और गॉड के शैडो के हिसाब से रूल करेंगे लोग के ऊपर। तो ये एक आइडिया को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जिसको जिली इलाही बोलते हैं, ठीक है, एंड रिसिपिएंट ऑफ डिवाइन ग्रेस। एंड ये जो रूलर होते हैं, ये जो गॉड्स शैडो होते हैं सुल्तान, ये डिवाइन ग्रेस से भरपूर होते हैं। मतलब जितने सारे डिवाइन ग्रेस है, डिवाइन ब्लेसिंग्स है, सब उनके पास है। ये इस तरह की आइडिया को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। He refused to entertain for important government post anyone who did not belong to a noble family। तो कोई भी इंसान जो कि नोबल फैमिली से बिलोंग नहीं करता हो, तो उनको कोई भी गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट पोस्ट उन्होंने नहीं दी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हेंस एक्सक्लूजन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स फ्रॉम ऑल द पोजीशंस ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। उन्होंने इसी वजह से इंडियन मुस्लिम को कोई भी पावर एंड पोजीशन देने से मना कर दिया, मतलब उनको एक्सक्लूड कर दिया। और ये भी एक वजह है, और दूसरी वजह ये है कि वो जब नेव थे निसारुद्दीन मोहम्मद की, तो तभी एक इंडियन मुस्लिम रियाना को वहाँ पे रिप्लेस किया गया था, जिसके वजह से उनके दिल में ये भी रिवेंज लेने की बात हुई थी। इसी वजह से ये भी एक वजह थी कि वो इंडियन मुस्लिम को हेट करते थे। ही ऑल्सो रिफ्यूज टू ग्रांट ऑडियंस टू एन इम्पोर्टेंट ट्रेडर बिकॉज ही वॉज नॉट हाई बर्न। देखिए उनकी उनकी जो रूलिंग स्ट्रैटेजी है वो कितना डिफरेंट है। जो हाई क्लास में नहीं बर्न हुआ है, मतलब जो नोबेल फैमिली में बर्न भी नहीं हुआ है, उनको ट्रेड करने से भी वो मना कर रहे थे, ठीक है। हिज डिस्पोटिज्म वाज सच दैट ही वाज नॉट प्रिपेयर टू हियर एनी क्रिटिसिज्म इवन फ्रॉम हिज ओन सपोर्टर। अपने जितने सारे ओन सपोर्टर्स थे, जितने सारे उनके कोर्ट में सपोर्टर्स थे जिन्होंने उनको सपोर्ट करने की कोशिश की, अगर वो भी उनको को किसी भी तरह की क्रिटिसाइज करते थे तो उनको वो टॉलरेट नहीं करते थे, ठीक है। ही ब्रोक द पावर ऑफ चाहन गनी तो क्या था, जब इल्तुतमिश रूल कर रहे थे, इल्तुतमिश राजा बने थे, सुल्तान बने थे, तो उन्होंने एक 40 मेंबर्स की एक नोबेल की एक कम्युनिटी बनाई थी, जो उनको मदद कर पाए अपने राज्य कार्य में। तो उनको चाहलगानी बोल रहे थे और 40 भी बोल रहे थे। तो उनको उन्होंने ब्रेक कर दिया, क्योंकि उनको लग रहा था ये जो चाहलगानी है, ये कभी ना कभी खुद के एक साथ मिलके रूलर के खिलाफ कंस्पिरेसी कर रहे हैं। एंड उन्होंने क्या किया, एक्सल्टेड द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द मोनार्ची। वो सब कुछ जो पावर थी तुर्किश नोबल्स के पास, चाहलगन के पास, सब कुछ ले आए और अपने मोनार्ची में उसको मतलब अपने मोनार्ची में मिला दिया, ठीक है। तो वो किस तरह से अपने जो चाहलगानी में जो नोबल्स थे उनको किस तरह से हटाया था। तो देखिए जो भी चाहलगानी वो एक तरह से कि जो 40 में जितने सारे नोबल्स होते थे, तुर्कनी चाहलगानी जिसको बोला जाता था, तो उनके खिलाफ थे, क्योंकि उनको लगता था वो एक साथ मिलके कभी ना कभी उनके खिलाफ कंस्पिरेसी कर सकते हैं। तो इसी वजह से ओनली जो जो भी ओबीडियंट नोबल्स थे, वो उनको सिर्फ रिहा देते थे, मतलब उनको सपोर्ट करते थे, उनके साथ रहते थे, मतलब उनके स्पेयर करते थे,
और जो भी जिनको उनको एलिमिनेट करना होता था, अगर उनको लगता था कि ये नोबेल्स यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, 40 में इंक्लूड नहीं होना चाहिए, तो उनको वो एलिमिनेट कर देते थे। तो कुछ एग्जांपल्स मान के चलिए, जैसे एक मलिक बकबक थे जो कि गवर्नर ऑफ बादाउन थे। तो उनको उन्होंने फ्लग्ड ऑफ किया, क्यों? क्योंकि वो अपने सर्वेंट जो थे, बकबक अपने जो सर्वेंट थे उनकी तरफ से उनको क्रुएलिटी बिहेव कर रहे थे। जो बिहेव था वो बहुत क्रूएल था, तो इसी वजह से वो उनको फ्लग्ड ऑफ कर दिया, मतलब पब्लिकली फ्लॉग किया उनको। तो सेकेंड और एक एग्जांपल मान के चलिए, हैबत खान एक थे गवर्नर ऑफ औध में वो गवर्नर थे। उनको भी पनिश किया, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ड्रंकन मैन को मार दिया था, इसकी वजह से वो उनको भी पनिश किया था, निकाल दिया था वो चालगनी से। फिर उनके खुद के कजिन थे शेर खान, जो कि गवर्नर ऑफ भटिंडा थे, उनको पॉइजन कर दिया। तो इसी तरह से फेयर मीन्स हो या फिर अनफेयर मीन्स हो, अगर उनको नहीं लगता कि ये गवर्नर मेरे लिए ओबिडिएंट नहीं है, मेरे नोबेल्स में नहीं रहना, नोबेलिटी में नहीं रहना चाहिए, तो वो फेयर मीन्स में हो या फिर अनफेयर मीन्स में हो, उनको हटा देते थे। तो वो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी जो जस्टिस थी, वो कहीं ना कहीं एक्सट्रीमली इम्पार्शियलिटी था। जैसे कि आप लोग अभी पता है, पॉलिटिक्स चल रहा है अपने इंडिया में हो या फिर वर्ल्ड में भी, अगर कोई पॉलिटिक्स के फेवर में है, किसी भी मंत्री के या फिर मेंबर के फेवर में है, तो उसके सपोर्ट में सब कुछ चलेगा। अगर कोई भी करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई, तो उसको, वो सही क्यों ना हो, तो उसको निकाल दिया जाता है। तो इसी तरह से इम्पार्शियलिटी बर्बन के पीरियड में दिखाई दी। फिर क्या हुआ? टू कीप हिमसेल्फ वेल इन्फॉर्म्ड, खुद को हर एक जगह के लिए हर एक जगह के बारे में वेल इन्फॉर्म्ड अगर रहना हो, इसीलिए बलबन ने अपॉइंटमेंट किया था कुछ स्पाइज इन एवरी डिपार्टमेंट। उनके जितने सारे डिपार्टमेंट होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट में वो स्पाइज अपॉइंटमेंट किए थे, ताकि उन डिपार्टमेंट के बारे में उनको हमेशा कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, जानकारी बनी रहे। तो उन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड आर्मी भी क्रिएट किया था, ऑर्गेनाइज किया था। क्यों? क्योंकि उनको डील करना था इंटरनल डिस्टर्बेंसेस से, जितने सारे इंटरनली, हमने पहले पढ़ा था ना कि वो अपने मोनार्ची को स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाना चाहते थे, इंक्रीज करना चाहते थे अपने पावर। क्योंकि वो जो अपने एरिया के अंदर जितने सारे तुर्किश नोबल्स होते थे, वो कभी कभी कंस्पिरेसी करते थे, रेजिस्टेंट करते थे। तो इसी वजह से इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, इसको डील करने के लिए उन्होंने स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड आर्मी की इंट्रोडक्शन ऑर्गेनाइज्ड की, टू रिफिल द मंगोल्स हु हैड एंट्रेंस्ड देमसेल्व्स इन द पंजाब एंड पोस्ट ए सीरियस डेंजर टू दिल्ली सुल्तानेट। सॉरी, ये सुल्तानेट हो गया, इसको सुल्तानेट ये यू होगा, ठीक है। तो और वो मंगोल के साथ भी उनका अच्छा खासा रिलेशन था, लेकिन मंगोल्स भी इंडिया को कब्जाना चाहते थे। तो इसी वजह से पंजाब में उनकी सेटलमेंट थी, पंजाब को वो अख्तियार करके रखे हुए थे, और वो धीरे धीरे दिल्ली की तरफ भी बढ़ रहे थे। तो उस चीज़ को, डेंजर को फेस करने के लिए उन्होंने सेंट्रलाइज्ड आर्मी को ऑर्गेनाइज किया था। मेनी फोर्ट्स वर बिल्ड टू चेक मंगोल्स अटैक, बहुत सारे फोर्ट्स उन्होंने बिल्ड किए थे मंगोल अटैक को रजिस्ट करने के लिए। स्पेशल ऑफिसर्स उन्होंने अपॉइंटमेंट किए थे, जिनको बोला जाता है वार्डन ऑफ मार्चेस, ठीक है। उनकी जो आर्मी की ऑर्गेनाइजेशन थी वो बहुत शानदार थी, ठीक है। फॉर द पर्पज ही ऑर्गेनाइज ए मिलिट्री डिपार्टमेंट, एक आर्मी को पावरफुल बनाने के लिए वो एक मिलिट्री डिपार्टमेंट भी बनाया था, जिसको बोला जाता था दीवानी आर्च, एंड पेंशन ऑफ दो सोल्जर्स एंड ट्रूपर्स वेर नो लॉन्गर फिट फॉर सर्विस, ठीक है। जो सोल्जर्स एंड ट्रूपर्स सर्विस के लिए फिट नहीं होते थे, उनको निकाल दिया जाता था, और उनको पेंशन भी नहीं दिया जाता था, ठीक है। वो जो फिट रहते थे उनको ही पेंशन मिलता था। द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन एरिया अराउंड दिल्ली एंड दोआबा डिटरेटेड, धीरे धीरे क्या हुआ, इस एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, मतलब उनकी जो पार्शलिटी की वजह से और उनकी इस तरह की ये वजह से, रूल के वजह से, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन धीरे धीरे खराब होने लगी दिल्ली एंड दोआब रीजन में, गंगा जमुना दोआब रीजन में। तो गंगा जमुना दोआब एंड अवध में क्या हुआ, द रोड्स वेर इन्फेस्टेड विथ रॉबर्स एंड डकॉइट्स, जितने सारे रोड्स थे, वो रोड्स में धीरे धीरे डाकू वगैरह, रॉबर्स वगैरह, वो सब धीरे धीरे बढ़ने लगे। तो फिर क्या हुआ, न्यू दिल्ली में द मेवातीस हैड बिकम सो बोल्ड एज टू प्लंडर पीपल अप टू द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। वहाँ पे मेवातीस नाम की एक कम्युनिटी
ग्रो करने लगी, जहाँ पे न्यू दिल्ली के दिल्ली के पास आसपास के एरिया में जो लोगों को प्लंडर करते थे। ठीक है, तो उसको काउंटर करने के लिए बलबन ने क्या किया, उन्होंने एक पॉलिसी अडॉप्ट किया जिसको बोला जाता है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। उसमें क्या किया उन्होंने, मेयोस वर रूथलेसली हंटेड डाउन एंड किल्ड। जो मेवातीस थे, जो कम्युनिटी थे, उनको रूथलेसली हंटेड किया गया एंड मार दिया गया। दिल्ली के आसपास जितने सारे फोर्ट्स थे उनको कट डाउन कर दिया गया। फिर मैनी मिलिट्री आउटपोस्ट थानास एस्टेब्लिश देयर, बहुत सारे मिलिट्री आउटपोस्ट थानास वहाँ पे एस्टेब्लिश किया। उसके बाद इन दोआब एंड इन कथेर, जिसको मॉडर्न रोहिलखंड माना जाता है, इस जगह पे बलबन ने क्या किया, जितने सारे फॉरेस्ट थे उसको क्लियर कर दिया। रेबिलियर विलेजर्स, जो विलेजर्स रेबिलियंस कर रहे थे, रेबिलियन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और मेन ओमेन चिल्ड्रन जितने सारे थे उनको एनस्लेव कर दिया गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, कॉलोनीज ऑफ अफगान सोल्जर्स वे सेटल देयर। जो भी इलाका था, जिस इलाके में ये सब चीज़ें हो रहा था, वहाँ पे कुछ अफगान सोल्जर्स को वहाँ पे सेटल करने के लिए जगह दे दी गई। और उनको ये बोला गया कि तुम यहाँ पे सेटल हो जाओ, लेकिन यहाँ पे जितने सारे रोड्स है और राजपूत जमींदार से जो कि टाइम टू टाइम डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, उनको सेव मतलब उनके वो देखना है, मतलब रोड्स को सेफगार्ड करना है और उनको डील करना है जो राजपूत जमींदार्स वगैरह है, और वो टाइम टू टाइम डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो इसी तरह की कुछ स्टेप्स बालबन के द्वारा लिया गया था। बाय दिस मेथड्स बालबन ने क्या किया, सिचुएशन को कंट्रोल में ले लिया। और उन्होंने एक मैग्निफिसेंट कोर्ट को मेंटेन कर रहे थे, मतलब जो कोर्ट उन्होंने बनाया था वो बहुत ही मैग्निफिसेंट थी। किस तरह से, जब वे बाहर आते थे, ही वॉज सराउंडेड बाय लार्ज फोर्स ऑफ बॉडीगार्ड्स विथ ड्रॉन सोर्ड्स। जैसे कि आप लोग अभी पता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर जब निकलते हैं ना, तो उनके चारों तरफ बॉडीगार्ड्स होते हैं, और जितने सारे फेमस पर्सनालिटीज़ होते हैं उनके चारों तरफ बॉडीगार्ड्स होते हैं। उसी तरह से जब वो बाहर आते थे, एक किंग होने के नाते उनके आसपास चारों तरफ एक बहुत बड़ी बॉडीगार्ड की फोर्स होती थी, और जिनके पास बड़े बड़े सोर्ड्स भी होते थे, मतलब खंडा वगैरह होता था। ही रिफ्यूज टू लाफ एंड जोक इन द कोर्ट। वो बहुत ही सीरियस कैटेगरी के इंसान थे, और बहुत इमेज कंसर्न पर्सन थे, मतलब उनको इमेज की ज़्यादा ज़रूरत, मतलब वो अपने इमेज की ज़्यादा ख्याल रखते थे, अपने पावर प्रेस्टीज पे ज़्यादा ख्याल रखते थे। तो इसी वजह से उन्होंने अपने जब कोर्ट चलाते थे तब लाफ करने की, जोक करने की कोई भी इजाज़त नहीं थी, वो रिफ्यूज़ करते थे ये सब करने के लिए। इवन गेव अप ड्रिंकिंग वाइन, मतलब आपके उस कोर्ट में आप वाइन भी ड्रिंक नहीं कर सकते, सो दैट कोई भी नॉन सीरियस मूड में ना हो। जब कोर्ट चल रहा होगा तब कोई भी नॉन सीरियस मोड में ना हो, ये उनकी इरादा था। फिर टू एम्फासाइज दैट द नोबल्स वर नॉट हीज इक्वल्स, ही इंसिस्टेड द सेरेमनी ऑफ सिजादा एंड पाइबोस। इसका मतलब क्या है, प्रोस्ट्रेशन एंड किसिंग मोनार्च फीट। इसका मतलब ये है कि वो और एक चीज का इंट्रोड्यूस किया कि उनको ये लगे कि कोई भी जो भी नोबेल्स प्रेजेंट है उस कोर्ट में, उस उनको ये ना लगे कि वो राजा के इक्वल है। वो नॉवेल्स अपने आप को हमेशा राजा के नीचे ही फील करें, कभी राजा के समान में अपने आप को ना देखे। इसी वजह से उन्होंने ये एक सेरेमनी का अरेंज किया था, इंसिस्ट किया था, जिसका नाम था सेजाद एंड पाइबस, जिसका मतलब ये सब नोबेल्स जब कोर्ट में होंगे तो वो मोनार्च की फीट को किस करेंगे। ठीक है, राजा के फीट को वो किस करेंगे। दिस सेरेमनी जो इज कंसिडर्ड अन इस्लामिक एंड कॉपिड फ्रॉम ईरानियन कल्चर। इसको अन इस्लामिक माना गया और ईरानियन कल्चर से इसको कॉपी करने के बारे में कहा गया। While most Islam states of Central and West Asia had disappeared in the face of Mongol onslaught, Balban and the Sultanate of Delhi stood out alone as the champions of Islam. देखिए, हम आगे पढ़ेंगे कि सेंट्रल और वेस्ट एशिया में, इसके बारे में मैं डिटेल्स में बताऊंगी आपको आगे जाकर बहुत ही अच्छी तरीके से, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि सेंट्रल और वेस्ट एशिया में जितने सारे इस्लामिक स्टेट्स थे, मुस्लिम स्टेट्स थे, उन्होंने मंगल को इतना स्ट्रॉन्ग रजिस्टर नहीं दे पाए। मंगोल सबको ऑनस्लट किया और सबके ऊपर भारी पड़ गए और कैप्चर कर लिया बहुत सारी जगह। लेकिन दिल्ली सुल्तानेट पर्टिकुलरली आप देख पाएंगे इल्तुतमिश के बारे में, इल्तुतमिश, देन बालबन, देन अलाउद्दीन खिलजी, ये सब बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर थे। और बालबन भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर थे जिसने कि एलोन, मतलब मंगोल के एग्नेस्ट में स्टोर किया और उस चैंपियंस बने
इस्लाम कल्चर का। और उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग से उनको रेजिस्टेंट किया, बहुत बार उनको हराया भी, डिफीट किया। तो एक ही मात्र उनके मतलब क्या बोलते हैं, उनके समान, मंगोल के समान अगर कोई मंगोल की हाथापाती मचाई हुई थी। मंगोल्स बहुत सारे इलाका में अपने राज कर रहे थे। उनके समान कोई भी नहीं था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल रूलर थे। लेकिन उनको कोई टक्कर दे सकता था, तो वो था दिल्ली सुल्तानेट के रूलर्स। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ऑल्दो बलबन हैड ए स्ट्रॉन्ग आर्मी, हालांकि बलबन के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग ही आर्मी था, लेकिन उन्होंने कभी डिस्टेंट एक्सपेडिशंस नहीं की। क्यों? डिस्टेंट एक्सपेडिशंस मतलब जैसे कि इल्तुतमिश कर रहे थे, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक कर रहे थे। लेकिन बालबन इस तरह से इतना 1 मिनट, बलबन इतना फॉन्ड नहीं थे अपने डिस्टेंट एक्सपेडिशन करने के लिए, क्योंकि वजह कुछ ये था, उन्होंने बंगाल पे भी कुछ ऐसे अ, मतलब बंगाल पे भी कुछ ऐसे एफर्ट्स नहीं डाले थे, उसको बंगाल को बिहार, उड़ीसा, जैसे कि इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक ये सब ट्राई कर रहे थे वो शहरी एरिया में अपने रूल करने के लिए, कैप्चर करने के लिए। उस तरह के बलबन ऐसा कुछ नहीं किए थे, क्योंकि एक रीजन ये भी हो सकता है कि तब मंगोल की अटैक बहुत हो रही थी, लगातार मंगोल अटैक हो रही थी। तो इसी वजह से उनको लगा अगर मैं दूर जगह पे जाकर वहाँ पे राज करूँ या फिर उसको बैटल करूँ या फिर वहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश करूँ, तो हो सकता है दिल्ली को, जो मंगोल में चाह रहे थे दिल्ली को अटैक करने के लिए, दिल्ली को कैप्चर करने के लिए, अगर वो कर गए तो इतने दूर से आना, क्योंकि तब तो एरोप्लेन नहीं थी और ट्रेन वगैरह, बस वगैरह ये तो सब नहीं थी वहाँ पे। तब जो भी था हर्ष था, हॉर्स कार्ट, बुलक कार्ट ये सब था, वो हो रहा था, एलिफेंट थी, और वो इतने जल्दी आकर पहुंच नहीं पाएंगे और उनको हरा नहीं सकते। तो इसी वजह से उन्होंने कभी डिस्टेंट एक्सपेडिशंस करने की ट्राई नहीं की, पर्टिकुलरली फॉर मंगोल अटैक ऑन दिल्ली। और लेकिन उन्होंने हमेशा कोशिश की अपने जो आर्मी है उसको, उसकी पावर बढ़ाने के लिए उन्होंने हमेशा एलाबोरेट हंटिंग एक्सपेडिशंस की। मतलब जैसे कि आजकल आपने देखा होंगे डिफेंस एक्सरसाइज होते हैं डिफरेंट रीजियन में, और डिफरेंट नावल फोर्सेस में हो गया, आर्मी में हो गया, उस तरह की वो डिफरेंट टाइप ऑफ हॉन्टिंग एक्सपेडिशंस करते थे, ठीक है। लेकिन इतने सब कुछ के बावजूद भी उन्होंने कभी, अगर हम इलाबोरेटली देखें, हर एक चीज़ को एनालिसिस करें, तो हमें ये पता चलेगा कि बलबन जो थे वो कम्प्लीटली मंगोल से सेफगार्ड नहीं कर पाए थे इंडिया को, मंगोल इन्वाजन से। कहीं ना कहीं मंगोल घुस आए थे हमारे इंडिया के अंदर और बहुत सारे एरिया को भी कैप्चर कर लिया था कुछ देर के लिए, तो उन्होंने नहीं कर पाए क्योंकि मंगोल भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है। और ऐसे करते करते अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह से निभाते निभाते बलबन की डेथ हो गई 1286 में, ठीक है। ही वॉज वन ऑफ द मेन आर्किटेक्ट्स ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट ऑफ दिल्ली। अगर दिल्ली सुल्तानेट की जो क्या बोलते हैं, रोशन किया है किसी ने दिल्ली सुल्तानेट के नेम को, फेम को, तो बलबन की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहती है, पर्टिकुलरली इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। अगर अगर गवर्नेंस के बारे में बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करें, इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करें, तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन दिए थे दिल्ली सुल्तानेट को। इवन दो ही हैड ए स्ट्रॉन्ग आर्मी, कुड नॉट फुली डिफेंड नॉर्दर्न इंडिया अगेंस्ट इनरोड्स ऑफ द मंगोल्स। जैसे कि हमने बोला कंप्लीटली मंगोल इन्वेजन से इंडिया को वो रोक नहीं पाए। By largely excluding non-Turks from position of power and authority, he made many people dissatisfied. उनको जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि बहुत नॉन तुर्क्स जो होते थे, जो नोबल्स कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते थे, वो उनको डिफरेंट पोस्ट नहीं देते थे गवर्नमेंट की, और ट्रेडिंग वगैरह में भी उनको सपोर्ट नहीं मिलता था जो नोबल्स कैटेगरी में नहीं है। तो इसी वजह से बहुत सारे लोग भी उनके खिलाफ थे, डिससेटिस्फाइड थे उनकी इस गवर्नेंस से। दिस लेड टू ए फ्रेश डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रबल आफ्टर हिज डेथ। उनके मौत के बाद धीरे धीरे करके ट्रबल क्रिएट हुआ, डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ। उन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया था पर्शियन फेस्टिवल जिसका नाम है नवरोज, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। इंडियन मुस्लिम्स नॉट गिवन इंपॉर्टेंट पोस्ट इन द गवर्नमेंट, ये हमने पढ़ा था पिछले स्लाइड में। उनके डेथ के बाद क्या हुआ, उनका एक ग्रैंड सन था जिनका नाम था काइकुबाद, ठीक है, काइकुबाद, जिनको सुल्तान की मेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली, उनको दिल्ली के सुल्तान बना दिया गया। उनके जो बेटे थे उनके बारे में हम आगे जाकर पढ़ेंगे। उनके एक बेटे थे जिनको भी बिठाया जा सकता था, लेकिन क्या हुआ, वो प्रिंस थे, उनको गवर्नर कर दिए थे बंगाल में, ठीक है। तो उसके बाद डेथ के बाद उन्होंने कभी दिल्ली के ऊपर कैप्चर रूल करने के बारे में सोचा नहीं। बलबन के डेथ के बाद उन्होंने
सब कुछ ले लिया बंगाल में और वहाँ पे जाकर रूल किए। तो इसी वजह से सुल्तानेट ऑफ दिल्ली बनाया कायकुबाद को, जो कि ग्रैंडसन है बलबन के। आफ्टर 4 years ऑफ इनकम्प्लीट रूल, जलाउद्दीन खिलजी कैप्चर द थ्रोन इन 1290। तो 86 में वो डेथ हो गया बलबन का। उसके बाद 4 years उनके ग्रैंडसन रूल किए। लेकिन जलाउद्दीन खिलजी उसके बाद, हम पढ़ेंगे खिलजी डिनास्टी इसके बाद, इसके उनके बारे में कम्प्लीटली डिस्कशन करेंगे। तो जलाउद्दीन खिलजी ने कैप्चर कर लिया थ्रोन को 1290 में। तो देखिए, एक टॉम्ब ऑफ बलबन है, फास्ट बिल्डिंग विथ ट्रू आर्चेस। इस तरह की आर्चेस उन्होंने बनाया था, फास्ट बिल्डिंग विथ ट्रू आर्चेस। ठीक है, तो हमने सक्सेसफुली बलबन के बारे में कंप्लीट किया। अब हम थोड़ा देखेंगे, सतीश चंद्र में ये सब मेंशन है कि मंगोल्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर। हमारे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर में मंगोल्स कैसे इन्वाजन किए और उनकी किस तरह की, वो धीरे धीरे क्या कैप्चर किए थे, और हमारे जो दिल्ली सुल्तानेट की रूलर्स थे किस तरह से उनको रेजिस्टेंट किया था, उसके बारे में हम देखेंगे। इन द हिस्ट्री इंडिया ड्यू टू हर नेचुरल बाउंड्रीज आर बीन सेफगार्डेड फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वाजन। आपको पता है हमारे जो इंडिया है उसकी बाउंड्रीज बहुत शानदार है, बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसके वजह से ना बहुत ही देर तक डिफरेंट, मतलब बहुत सारे जो सेंट्रल एशिया में, वेस्टर्न एशिया में जो पावरफुल किंगडम रूल कर रहे थे, वो इतना कोशिश नहीं कर रहे थे इंडिया को कैप्चर करने के लिए, और कर भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि नेचुरल बाउंड्रीज की वजह से। यहाँ पे जो कश्मीर, लद्दाख, वहाँ पे एरिया में जितने बड़े बड़े माउंटेन्स होते थे, बहुत ही ठंड होती थी, वहाँ पे रजिस्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था। तो इसी वजह से ना वो ट्राई नहीं करते थे, लेकिन जो भी ट्राई करते थे वो जाकर, मतलब बाहर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि यहाँ के कल्चर, यहाँ के इतने सारे वेल्थ होता था हमारे इंडिया में, और इतने डाइवर्स कल्चर, डाइवर्सिटी थी, इतने बहुत सारे नेचुरल चीज़ें थी, जो इसके वजह से रिसोर्सेस भरी हुई पड़ी थी। तो इसके वजह से जो आते थे ना वो जाना नहीं चाहते थे। वो एक बार आ गए ना, वो बार बार और भी अंदर अंदर घुसते रहते थे। ठीक है, इट वॉज ओनली इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया दैट इंडिया वॉज वल्नरेबल। ओनली, देखिए हमारे तीनों तरफ, इंडिया के तीनों तरफ तो सी है, यहाँ पे कोई नहीं आ सकता। जो है ये नॉर्थ की साइड में और नॉर्थ वेस्ट साइड में, और नॉर्थ ईस्टर्न साइड में भी, यहाँ पे भी बड़े बड़े माउंटेन होते हैं, यहाँ पे भी डेंजर रहता है। और जो भी है नॉर्थ वेस्ट साइड, जो कि थोड़ा लैंड यहाँ पे प्रेजेंट है, इसके वजह से नॉर्थ वेस्ट जो जगह है वो थोड़ा वल्नरेबल है इन्वाजन के लिए। ठीक है, थ्रू द माउंटेन पासेस ऑफ दिस एरिया द तुर्क्स, ओके, कौन कौन से किंगडम थे जो कि यहाँ पे आ रहे थे, कोशिश कर रहे थे, पेनिट्रेट किए थे इंडिया में, जो कि थे तुर्क्स। हॉन्स भी आए थे, सिथियंस भी आए थे, जो कि इंडिया के अंडर पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे, और किए थे भी के बहुत हद तक। विद द राइज ऑफ ख्वारिज्म एम्पायर, ख्वारिज्म एम्पायर के राइज होने के बाद कंट्रोल ऑफ घुरिड्स ओवर काबुल, कंधार एंड गजनी हैड बीन लॉस्ट। घुरिड का जब घुरिड धीरे धीरे बढ़ रहे थे, तब उसके बाद ख्वारिज्म एम्पायर का बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल था। मैंने आपको पहले वीडियो में ये सब बता चुकी हूँ। ठीक है, जो हमारे था ख्वारिज्म एम्पायर के बारे में हम पढ़े थे, घुरिड के तुर्क्स इन्वाजन के बारे में पढ़े थे, इसके बारे में हमने सब कुछ डिटेल्स में डिस्कशन किया था। फिर भी थोड़े थोड़े मैं बता रही हूँ, कंप्लीटली नहीं बता रही हूँ। जो चीज़ कंप्लीटली बतानी होगी मैं यहाँ पे बताऊँगी। ठीक है, जो ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं उसके बारे में क्यों बताना। ठीक है, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगी ना वीडियो। तो घुरिड को जब ख्वारिज्म एम्पायर कैप्चर किया, तो उसके बाद उन्होंने काबुल को कैप्चर कर लिया, क्योंकि काबुल भी घुरिड के अंडर था, कंधार भी था, उसके बाद गजनी भी था घुरिड के अंदर, जो मोहम्मद घुरी आए थे इंडिया में। तो ख्वारिज्म एम्पायर ये सबको कैप्चर कर लिया। तो उसके बाद ख्वारिज्म एम्पायर धीरे धीरे बढ़ने लगा इंडस रिवर की तरफ। तो उसके बाद स्ट्रगल फॉर मैस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया स्टार्टेड। उसके बाद उन्होंने इंडस रिवर से धीरे धीरे इंडिया के अंडर एंट्री करने की कोशिश की। जो इंडिया में रूल कर रहे थे तब आईबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि स्लेव थे घुरी के, वो यहाँ पे गवर्नर के हिसाब से काम कर रहे थे, और कुतुबुद्दीन ऐबक अपने घुरिड एम्पायर को जाकर सेंट्रल एशिया में देख रहे थे, संभाल रहे थे। तो तब ऐबक के बीच और ख्वारिज्म एम्पायर के बीच बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट होने लगी। उसके बाद चेंगिस खान अराइवल होती है यहाँ पे, जो कि मंगोल लीडर होते हैं। ठीक है, प्राइड इन कॉलिंग हिमसेल्फ स्वराज ऑफ गॉड।
तो अपने आप को स्वरेज ऑफ गॉड्स मानते थे। स्वरेज ऑफ गॉड्स क्या है? तब जो हॉर्न्स थे, हॉर्न्स की किंग्स को बोला जाता था स्वरेज ऑफ गॉड्स। तो उसी तरह वो अपने आप को स्वरेज ऑफ गॉड्स के हिसाब से मानते थे और तभी एंट्री होती है चेंगिस खान की। तो चेंगिस खान मंगोल्स क्या किए? चेंगिस खान थे मंगोल की लीडर। तो उन्होंने अटैक किया ख्वारिज़म एम्पायर के ऊपर 1218 में एंड रूथलेसली सैक्ड फ्लोरिशिंग सिटीज फ्रॉम जाजरतेस टू कैप्सियन सी एंड फ्रॉम गजनी टू ईरान। तो तभी क्या हुआ, खरिजिम एम्पायर में आपने पढ़ा होगा, खरिजिम एम्पायर को मंगोल ने ध्वस्त विध्वस्त कर दिया, स्माश कर दिया, एकदम डिस्ट्रॉय कर लिया। तो फिर कैस्पियन सी तक और फिर गजनी से ईरान तक सब कुछ उन्होंने कैप्चर कर लिया। मेनी तुर्की सोल्जर्स वेंट ओवर टू द साइड ऑफ मंगोल्स। तो बहुत सारे ऐसे तुर्की सोल्जर्स थे जो कि मंगोल सोल्जर्स में मिल गए। तो उसके बाद क्या होता है, द मंगोल्स अनस्लटर हैड सीरियस रिपरकुशन ऑल द सुल्तानेट ऑफ दिल्ली। ये जो चीज़ हुआ इसके बीच, जो मंगोल्स तुर्की सोल्जर्स धीरे धीरे मंगोल में मिल गए, उसके बाद मंगोल इतने सारी जगह कैप्चर कर लिए, तो उसके ये सब इफेक्ट ना दिल्ली सुल्तानेट के ऊपर पड़ा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डर गए थे कि क्या होगा उसके बाद, अगर वो इंडिया में आ गए तो हमारा क्या होगा, इंडिया को एकदम मंगोल्स कैप्चर कर लेंगे, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है। तो क्या हुआ, मेनी प्रिंसेस, स्कॉलर्स, थियोलॉजियंस एंड लर्न मेन एंड पर्सन्स फ्रॉम लीडिंग फैमिलीज फ्लॉक्ड टू दिल्ली। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जितने सारे एरिया में, ये सब एरिया में, आसपास के एरिया में दिल्ली के जो प्रिंसेस थे, स्कॉलर्स थे, थियोलॉजियंस थे एंड अच्छे खासे मेन थे एंड लीडिंग फैमिली, जो नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, वो सब दिल्ली को चले आए। उसके बाद दिल्ली एक इंडिया में रिमेनिंग मुस्लिम, as the only remaining Muslim state in India, the Delhi Sultanate thus became the center of Islam। तो धीरे धीरे क्या हुआ, दिल्ली जो हो गया वो सेंटर ऑफ इस्लाम हो गया। मतलब जितने सारे इस्लाम कल्चर थे, जितने सारे तुर्कीज वगैरह थे, सो सब घुल मिलकर आ गए दिल्ली में और दिल्ली एक इस्लाम स्टेट बन गया। ठीक है, देयर वॉज एम्फासिस ऑफ इस्लाम एज द ओनली बॉन्ड ऑफ यूनिटी अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ न्यू रूलर्स। जितने सारे रूलर्स थे वो ऐसा मानने लगे कि हमारा जो इस्लाम कल्चर है, इस्लाम कल्चर को एम्फासिस इसलिए दिया गया क्योंकि उनको लगा कि एक बॉन्ड ऑफ यूनिटी उनके अंदर है, क्योंकि वो इस्लाम कल्चर है, एक ही कल्चर से बिलोंग करते हैं, इसलिए उनको लगा एक यूनिटी ऑफ बॉन्ड है उनके अंदर है और उनको घुल मिलकर साथ साथ रहना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। The Turkish invaders who were cut off from their homelands and deprived of reinforcement were compelled to adapt themselves to the Indian situations as quickly as possible। जो तुर्की नोबल्स इन्वेडर्स थे, आए थे इंडिया के अंदर इन्वेड करके, उनको लगा जो कि अपने मंगोल्स अटैक के बाद, मंगोल कैप्चर के बाद, वो धीरे धीरे अपने होमलैंड से कट ऑफ हो गए और उनको रेनफोर्समेंट जितने सारे थे उनसे डिप्राइव हो गए। तो उनको फोर्सफुली हो या फिर इंटरेस्ट हो, तो उनको कहीं ना कहीं अडॉप्ट करना पड़ा इस कल्चर को, इस्लामिक कल्चर को, और इंडियन सिचुएशन को जल्द से जल्द अडॉप्ट करना पड़ा, क्योंकि अगर वो नहीं करते वो शायद जिंदा नहीं रहते, शायद सरवाइव नहीं कर पाते। आफ्टर द डेथ ऑफ ख्वारिजिम रूलर की डेथ होने के बाद द क्राउन प्रिंस जलालुद्दीन फ्लेड एंड वाज परस्यूड बाय चेंगिस खान। तो क्राउन प्रिंस जो थे उनके, जलालुद्दीन, उन्होंने कहाँ गया यार, सॉरी यहाँ पे जलालुद्दीन जो था वो फ्लेड किया और वॉज परस्यूड बाय चेंगिस खान। चेंगिस खान के द्वारा उनको परस्यू किया गया। ठीक है, जलालुद्दीन मतलब उनके साथ फट करना पड़ा, बैटल करना पड़ा। जलालुद्दीन फॉट ब्रेवली ऑन द बैंक ऑफ इंडस। वो बहुत ही ब्रेवली फॉट किए ऑन द बैंक ऑफ इंडस, लेकिन डिफीट होने के बाद उन्होंने इंडस रिवर के अंदर कूद लिया, उनके हॉर्स के साथ ही इंडस रिवर में कूद लिया और स्विम करते हुए रिवर को पार करके इंडिया के अंदर घुस लिया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ उसके बाद, चेंगिस खान उसकी, वो इंडस रिवर के आसपास ही थे, वो देख रहे थे सब कुछ, लेकिन उन्होंने कभी वो ये रिवर को क्रॉस करके इंडिया आने के बारे में सोचा नहीं। ठीक है, अगर सोचते तो हालत क्या होता पता है, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग रूलर थे, लेकिन उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा। हो सकता है ऐसा कुछ मिरेकल हुआ होगा कि नेचर में उनके दिमाग में इसके बारे में डाला ही नहीं होगा कि आगे मत जाओ। उनका जो इनर सेल्फ होता है, जो इंट्यूशंस होता है, वो कभी कभी कहता है ना, हम कुछ गलत काम अगर कर रहे हैं, आगे मत बढ़ो, आगे मत बढ़ो, इस तरह से अंदर से एक आवाज़ आती है, उस तरह से हो रहा होगा कि उनके अंदर में, मन के अंदर कुछ आवाज़ आ रही होगी कि जाओ, मत जाओ वहाँ पे। तो तो क्या हुआ, तो उन्होंने वहाँ से हट गए और रिटर्न चले गए।
फिर उन्होंने वो खैरिजिम एम्पायर जो थी वहाँ पे उस एरिया में जितने सारे रिमेनिंग पोर्शन थी जो जो उन्होंने कैप्चर नहीं किया था उसको कैप्चर करने के बारे में सोचा और वहाँ पे कैप्चर करने के लिए आगे बढ़े। तो तभी क्या हुआ, जलालुद्दीन तो आ गए इंडिया के अंदर, लेकिन तभी इंडिया में कौन रूल कर रहे थे? इल्तुतमिश रूल कर रहे थे। तो वो दिल्ली में रूल कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, मंगोल्स को अपीस करने के लिए, मतलब मंगोल को प्लीज़ करने के लिए उन्हें पोलाइटली रिफ्यूज़ किया। मतलब जलालुद्दीन उनको एक रिक्वेस्ट किया शेल्टर पाने के लिए इंडिया में इल्तुतमिश को, लेकिन इल्तुतमिश ने पोलाइटली उनको मना किया क्योंकि वो मंगोल के साथ कुछ पंगा नहीं लेना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने मना कर दिया। तो जलालुद्दीन बेचारे क्या किए, तो वो जो एरिया थी बिटवीन लाहौर एंड रिवर सतलेज, जिसको शीत सतलेज एरिया कहा जाता है, उस एरिया में उन्होंने कुछ देर तक शेल्टर ले लिया। दिस रिजल्टेड ए सीरीज ऑफ मंगोल अटैक्स। तो इस बीच क्या हुआ, बहुत सारे मंगोल अटैक्स बनने लगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए इंडस रिवर जहाँ पे है वहाँ से नहीं आए, इंडस रिवर को क्रॉस करके मंगोल्स कभी इंडिया के अंदर एंट्री करने के बारे में नहीं सोचा। तो रिवर इंडस को क्या हुआ, सीज टू बी इंडियाज वेस्टर्न बाउंड्री, उसको वेस्टर्न बाउंड्री के हिसाब से मानने लगे तभी से। लाहौर एंड मुल्तान वेर ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इल्तुतमिश एंड हिज राइवल्स याल्दुज एंड कुबाच। जब इल्तुतमिश राज कर रहे थे तो तब क्या हुआ था, आपको पता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था, जिक्र किया था। लाहौर एंड मुल्तान जो थे वो एक बोन ऑफ कंटेंशन था, उनके बीच कन्फ्लिक्ट था, राइवल्स हो रहा था इल्तुतमिश एंड याल्दुज के बारे में, वाल्दुज एंड कुबाचा के बारे में। कुबाचा के बीच एक लाहौर और मुल्तान को लेकर कन्फ्लिक्ट हो रहा था। इल्तुतमिश उसके बाद क्या हुआ, लाहौर को कन्कर्ड किया, मुल्तान को भी कन्कर्ड किया एंड वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लाइन ऑफ डिफेंस एगेंस्ट मंगोल्स, और वहाँ पे एक मंगोल्स के खिलाफ स्ट्रॉन्ग लाइन बनाने की कोशिश की, मतलब स्ट्रॉन्ग एक डिफेंस बनाने की कोशिश की। चेंगिस खान के डेथ हो गया 1227 में। उसके बाद मंगोल एम्पायर वॉज डिवाइडेड एमंग हिज सॉन्स। मंगोल एम्पायर जो था, चेंगिस खान के जितने सारे सॉन्स थे उनके सॉन्स के बीच डिवाइड हो गया। मंगोल अंडर बाटू खान, बाटू खान जो चेंगिस खान के बेटे थे, वो रसिया को अपहरण करने लगे, रसिया में जाकर वो राज करने लगे। और टिल 1240 मंगोल्स डिजिस्टेड फ्रॉम मेकिंग एनी एनक्रोचमेंट इन इंडिया। 1227 से लेकर 1240 तक मंगोल में इंडिया एनक्रोचमेंट करने के बारे में नहीं सोचा और कुछ भी नहीं किया, बिकॉज ऑफ द प्री ऑक्यूपेशन विथ सीरिया एंड इराक। इराक एंड सीरिया में तभी जोरदार से लगी हुई थी बैटल वार, तो इसकी वजह से उन्होंने इंडिया में आने के बारे में नहीं सोचा और इंटरेस्ट नहीं दिखाई। ही के ब्रीदिंग टाइम, तो ये सब जब हो रहा था इसी बीच 1227 से लेकर 1240 तक दिल्ली सुल्तानेट को टाइम मिल गया टू ऑर्गेनाइज ए सेंट्रलाइज स्टेट एंड स्ट्रॉन्ग आर्मी इन इंडिया। तो इसी बीच दिल्ली में जो इल्तुतमिश थे उनको थोड़ा टाइम मिल गया कि वो स्ट्रॉन्ग आर्मी बना पाए। उसके बाद 1241 में क्या हुआ, तैर बहादुर मंगोल के एक कमांडर थे, उन्होंने पता नहीं कैसे इंडिया के अंदर आने के बारे में सोच लिया और उन्होंने घौर, गजनी, हाट, तुर्किस्तान और धीरे धीरे करके लाहौर तक आ गए। ठीक है, और ये सब जगह में उन्होंने सैक्ड किया और डीपॉपुलेटेड कर दिया टाउन को, मतलब बहुत सारे हल्ला वल्ली मचाई और बहुत सारे दंगे फसाद किया और उसके बाद डीपॉपुलेटेड कर दिया टाउन को। 1245 में मंगोल्स ने इन्वेस्ट किया मुल्तान में। ठीक है, मुल्तान को कैप्चर किया, बट तभी क्या हुआ था, बलबन राज कर रहे थे तो बलबन ने उसको रिकवर किया बहुत ही स्ट्रगल के बाद, बट इट रिमेन अंडर हेवी मंगोल प्रेशर। बलबन तो रिकवर तो कर लिया लेकिन वो बहुत प्रेशर में रह रहे थे क्योंकि बार बार अटैक हो रहा था, तो बार बार अटैक होगा मतलब बार बार कोई प्रेशर में जरूर रहेगा। बलबन तो पता है वो बहुत ही पॉलिसी, मतलब उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था और एक सेंट्रलाइज्ड आर्मी भी वो मेंटेन कर रहे थे, मिलिट्री डिपार्टमेंट भी बना रखे थे। तो इसी वजह से पॉलिसी ऑफ बोथ फोर्स एंड डिप्लोमेसी उन्होंने अडॉप्ट किया और उसके बाद ही रिपेयर्ड तावर हिंदा फोर्ट्स, सुनम फोर्ट्स, समाना फोर्ट्स, ये सब फोर्ट्स को रिपेयर किया एंड वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फोर्सेस को अपॉइंटमेंट किया जो कि रिवर बियाज जो था वहाँ पे मंगोल्स क्रॉस ना कर पाए। इसके लिए उन्होंने वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस को अपॉइंटमेंट किया। उन्होंने इसी वजह से दिल्ली को भी कभी नहीं छोड़ा, मतलब लॉन्ग एक्सपेडिशन कभी नहीं किया, दिल्ली में हमेशा रहे
एंड कोई डिस्टेंस एक्सपीडिशन नहीं किया। फिर सेंट डिप्लोमेटिक फीलर्स टू हलाकू। मंगोल टू खान जो थे, मंगोल में उनके बेटे थे ना, बेटे डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड हो गए। तो मंगल टू जो खान थे उनको एक डिप्लोमेटिक फीलर्स उन्होंने भेजा था ऑफ ईरान एंड नेबरिंग एरियाज। ठीक है, मंगल टू जो खान थे वो ईरान में राज कर रहे थे। ठीक है, बलबन टैक्टिकली एग्रीड टू लीव मेजर पोर्शन ऑफ पंजाब अंडर द मंगोल कंट्रोल। तो उन्होंने मंगल को पंजाब की बहुत सारे एरिया राज करने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि वो जानते थे उनके पावर बहुत स्ट्रांग थे, इसी वजह से वो उनके साथ कोई दंगा नहीं करना चाहते थे। तो मंगल on their part did not make any attack on दिल्ली। तो उनके बीच एक सलाह हो गया, कंप्रोमाइज हो गया कि अगर हमें इतना पार्ट दे दो तो हम दिल्ली पर कभी अटैक नहीं करेंगे। तो इसी वजह से पंजाब के बहुत सारे पोर्शन मंगल के अंडर में चला गया। He was successful in wresting मुल्तान and placed it as an independent charge under his elder son प्रिंस मोहम्मद। तो उन्होंने जो मुल्तान था, मुल्तान की जिम्मेदारी दे दी अपने एल्डर सन जिनका नाम था प्रिंस मोहम्मद। बट एक एनकाउंटर में उनकी मौत हो गई। फिर बालबन तो डाई हो गए 1286 में, हमने पढ़ा इसके बारे में। बट द स्ट्रैटेजिक एंड डिप्लोमेटिक अरेंजमेंट्स मेड बाय हिम कंटिन्यूड टू सर्व द दिल्ली सुल्तानेट। कभी कभी ना स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, प्लीज डोंट माइंड इट। ओके, बलबन के डेथ के बाद उन्होंने जो स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन बनाया था वो कुछ देर तक रहा और दिल्ली सुल्तानेट को सर्व करने के लिए भी वो काम में आया। 1292 में, ठीक है, उनका ग्रैंडसन थे अब्दुल्ला, ग्रैंडसन ऑफ हलाकू थे मंगोल की एक राजा थे, रूलर थे। उनके ग्रैंडसन थे अब्दुल्ला जो कि एडवांस ऑन दिल्ली बट वाज डिफीटेड बाय जलालुद्दीन खिलजी। तो उन्होंने दिल्ली की तरफ एडवांस किया, अटैक किया दिल्ली को। वहाँ पे लेकिन राज कर रहे थे जलालुद्दीन खिलजी। बलबन के बाद जलालुद्दीन खिलजी डिनेस्टी स्टार्ट हो गई थी और नियर बालबन्स फ्रंटियर लाइन ऑफ तावरहिंदा एंड सनम, वहाँ पे उनको डिफीट किया। द डीमोरलाइज्ड मंगोल्स आस्क्ड फॉर ए ट्रूस। उन्होंने एक उसको क्या बोलते हैं, कंप्रोमाइज करने के बारे में, एक पीस टॉक करने के लिए मंगोल्स ने डीमोरलाइज हुआ, मतलब वो मंगोल्स को इतना डीमोरलाइज कर दिया कि उन्होंने पीस टॉक करने के बारे में सोचा। जलालुद्दीन खिलजी इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल हो गए थे। तो 4000 मंगोल्स जिन्होंने एम्ब्रेस किया था इस्लाम को, उन्होंने इंडियन रूलर्स के साइड में आकर मिल गए और दिल्ली में आकर सेटल हो गए। देखिए, एक वक्त था जब मंगोल्स ने ईरानियन जो तुर्किश सोल्जर्स थे उनको कंपेल किया अपने साथ मिलने के लिए, उनको फोर्स किया मिलने के लिए। लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया जब इंडियन रूलर्स मंगोल्स को फोर्स किया अपने साथ मिलने के लिए। देखिए, राज पावर जो है हमेशा एक तरह नहीं होती, कभी बढ़ती है कभी घटती है, कभी बढ़ती है कभी घटती है। जो एनर्जी होते हैं ना, उसकी एनर्जी कंस्टेंट होती है, तो कभी हाई हो जाती है ना, एक वक्त पर उसको लो ही होना पड़ता है। तो इस तरह से कुछ कंडीशंस हो रहे थे हमारी हिस्ट्री में। फिर मंगोल टू खान जो ईरान थे, उन्होंने एक फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन किया दिल्ली सुल्तानेट के साथ एंड देयर राइवल इन ईस्ट वेयर द चगाती मंगोल्स हु रूल्ड ओवर ट्रांसऑक्सियन। मंगोल्स टू खान जो थे वो ईरान में रूल कर रहे थे, उनका फ्रेंड रिलेशन था दिल्ली में, लेकिन उनका राइवल था कहाँ पे, ईस्ट में। जो एक रूलर थे ट्रांस ऑक्जियाना में रूल कर रहे थे जिनका नाम था चगाती मंगोल्स। ठीक है, द रूलर ऑफ, उनको चागाती मंगोल्स बोला जाता था और जो रूलर्स थे वो रूलर का नाम था दावा खान। ठीक है, बीइंग अनेबल टू प्रिवेल एग्नेस्ट टू खान ऑफ ईरान मेड एन अटेम्प्ट टू कॉन्कर इंडिया। तो उन्होंने जो टू खान थे, टू खान के एग्नेस्ट डिफेंड नहीं कर पाए, एग्जिस्ट नहीं कर पाए, तो हार मान लिया। उसके बाद उन्होंने इंडिया को कॉन्कर करने के बारे में सोचा। लेकिन फ्रॉम 1297 ही माउंटेड सीरीज ऑफ कैंपेन एग्नेस्ट द फोर्ट्स डिफेंडिंग दिल्ली। बहुत सारे दिल्ली में जो फोर्ट्स थे उनके ऊपर वो अटैक करने के सोचे, जो ट्रांसऑक्जियाना का दावा खान थे। लेकिन इन 1299 मंगोल फोर्स अंडर हिज सन कुतलुक ख्वाजा arrived to conquer Delhi. Mongols cut off the communication of Delhi with the neighboring areas and entered many streets in Delhi. तो उन्होंने क्या किया, 1299 में दावा खान की जो सॉन थे, कुतलुक ख्वाजा, उन्होंने दिल्ली को कॉन्कर करने के बारे में सोचा और उन्होंने जितने सारे कम्युनिकेशन था दिल्ली के लिए उस सबको कट ऑफ कर लिया और नेबरिंग एरियाज को भी कट ऑफ कर लिया और बहुत सारे स्ट्रीट के अंदर घुस गए।
अलाउद्दीन खिलजी जो कि उस वक्त दिल्ली को रूल कर रहे थे, उन्होंने मंगल्स को दिल्ली के आउटसाइड फेस करने के बारे में सोचा और उनके एक फेमस जनरल थे जाफर खान, इसके बीच उनका डेथ हो गया। तो आफ्टर सम टाइम मंगोल्स विथड्रू। तो धीरे धीरे जलालुद्दीन खिलजी इतने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिए कि मंगोल्स को विड्रॉ करना पड़ा। फिर 1299 के बाद 1303 में सीरीज ऑफ मंगोल्स अटैक हुआ था। सीरीज ऑफ 1303 में मंगोल्स फिर से अपीयर्ड हो गए और फिर से अटैक करने लगे। तभी अलाउद्दीन खिलजी राजपूतना में थे, चित्तौड़ के एगेंस्ट वो वहाँ पे एक बैटल लड़ रहे थे। तो जब उनको ये एहसास हुआ, जब उनको पता चला कि मंगोल अटैक कर रहे हैं, तो वो बहुत ही रश बैक, मतलब बहुत ही जल्द वापस आए और उनकी नया कैपिटल बनाए दिल्ली में सीरी। सीरी में दिल्ली के आसपास एक जगह है जिसको एक नई कैपिटल के हिसाब से उन्होंने बनाया और उसको फोर्टिफाई किया। उसके बाद वो दोनों फोर्सेस में मंगोल और खिलजी मतलब दिल्ली सुल्तानेट, ये दोनों फोर्सेस में लगभग 2 मंथ के लिए वो एक दूसरे के साथ लड़े और फाइनली मंगोल्स को रिट्रीट करना पड़ा और उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगा। इस तरह से उन्होंने डिफीट हुआ। These two invasions of Delhi showed that Delhi Sultanate could match themselves against Mongols। तो ये इन्वाजन के बाद ये पता चला अगर मंगोल्स को कोई टक्कर दे सकता है वो थे दिल्ली सुल्तानेट। कोई भी सेंट्रल और वेस्टर्न एशिया के कोई भी रूलर ऐसे नहीं थे जो मंगोल को डिफीट कर रहे थे, लेकिन ओनली दिल्ली सुल्तानेट थे जो कि डिफीट कर रहे थे। और पर्टिकुलरली कौन थे वो थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कौन थे? ख्वारिज़मी एम्पायर से बिलोंग करते थे। ठीक है, ये सब पता लगा आपको। Aladdin Khilji now took serious steps to raise a large efficient army and repaired the fortress near Biaj। तो बीस जो रिवर था उसके पास उन्होंने फोर्ट बनाने की कोशिश की, ट्राई किया और एक लार्ज आर्मी बनाने की कोशिश की। 1306 में दवा खान जो थे मंगोल की ट्रांसऑक्सियाना के रूलर थे, उनका डेथ हो गया और उनके डेथ के बाद बहुत सारे कंफ्यूजन एंड सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। दिल्ली रूलर लाहौर को रिकवर कर लिया और एक्सटेंड देयर कंट्रोल अप टू रिवर इंडस। वो धीरे धीरे इंडस रिवर को भी कैप्चर कर लिया और 13th सेंचुरी में इसी तरह 13th सेंचुरी में दिल्ली सुल्तान को बहुत सारे डेंजर की सामना करना पड़ा फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट। हाउएवर द सीरियस थ्रेट पोस्ट टू दिल्ली सुल्तानेट बाय मंगोल्स हैड अ पावरफुल इफेक्ट ऑन ऑल द इंटरनल प्रॉब्लम्स ऑफ द सुल्तानेट। ये जो चीज हो रहा था, जो मंगोल अटैक बार बार हो रही थी, इसके वजह से दिल्ली सुल्तानेट को इंटरनल प्रॉब्लम भी बहुत सारे फेस करना पड़ा। लेकिन जो भी हो, हालांकि फाइनली दिल्ली सुल्तानेट ये सब से रिकवर कर लिया, एक स्ट्रॉन्ग मोनार्ची बनाने की कोशिश में लग गए। अब हम देखेंगे इसका फाइनल एंड लास्ट जो पॉइंट है वो है इंटरनल रेबिलियंस। मंगोल अटैक के बाद इंटरनल रेबिलियंस किस तरह से बढ़ने लगा और टेरिटोरियल कंसोलिडेशन होने में किस तरह की दिल्ली को स्ट्रगल करनी पड़ी, वो सब के बारे में आप देखेंगे। ये लास्ट है दिल्ली सुल्तानेट 1 के बारे में। तो क्या हुआ ड्यूरिंग द रूल ऑफ अलवरी तुर्क्स, जो कि मामेलुक और सिल्व रूलर्स कहा जाता है उनको, दिल्ली सुल्तानेट हैड टू फेस बोथ इंटरनल एज वेल एज फॉरेन इन्वाजन। दिल्ली स्लेव रूलर के जब रूल कर रहे थे, स्लेव रूलर, स्लेव किंगडम चल रही थी मामेलुक और जिसको इल्बारी तुर्क्स भी कहा जाता है। इस दौरान बहुत सारे इंटरनल प्रॉब्लम और फॉरेन इन्वाजन की फेस करना पड़ा, जैसे कि बालबन, इल्तुतमिश, ये सब के दौरान ये सब स्टार्ट हो गया था। रीजन बिंग, क्या रीजन हो सकता है? सब मुस्लिम चीफ्स वांटेड टू बिकम इंडिपेंडेंट। कुछ मुस्लिम चीफ्स होते थे जो कि मुस्लिम नोबल्स होते थे, तुर्क्स नोबल्स जो कि इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। फिर बहुत सारे राजपूत और जमींदार थे जिन्होंने तुर्किश इन्वेडर्स को बाहर करना चाहते थे अपने टेरिटरी से और टू एक्सप्लोर द डिफिकल्टीज ऑफ द तुर्किश रूलर्स। ठीक है, एंड टू आर्गेनाइज देमसेल्फ एट द एक्सपेंस ऑफ देयर वीक नेबर्स। उनके जो जितने सारे वीक नेबर्स थे राजपूतों की, तो उनको ये लगता था उनसे अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए वो कोशिश कर रहे थे हमेशा, इन रूलर के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो इसी वजह से हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चला रहता था। फिर दे ऑल्सो फॉट अगेंस्ट ईच अदर, और राजपूत रूलर भी अपने आप में एक दूसरे के साथ झगड़ा करते रहते थे, क्योंकि वो जो वार थी, वार उनके लिए एक गेम की तरह थी, क्योंकि हर एक ओकेजन में उनको वार ही चाहिए होता था। ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नर्स हैड टू बी गिवन ए लार्ज अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी एंड दिस कंबाइंड विथ local sentiments which encouraged them to repudiate the control of Delhi and declare themselves independent। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स गवर्नर्स थी उनको एक लार्ज अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी दिया गया था, उनको ऑटोनॉमी बहुत सारे मिल रही थी, जो जिसके वजह से उनके साथ उनके सेंटिमेंट्स जुड़ गए।
ठीक है। और उनको लगा कि हमें दिल्ली को कंट्रोल करना चाहिए अपने नेम फेम को बढ़ाने के लिए, और हमको खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर लेना चाहिए। तो इसी वजह से इंटरनल प्रॉब्लम्स बहुत सारे लग रहे थे। देखिए, ये जितने सारे प्रॉब्लम्स है, ये बहुत ही जैसे लग रहा है इररिलेवेंस, इसका किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। मतलब सब अपने अपने ईगो के लिए अपने आप में इंटरनल डिस्टर्बेंस कर रहे थे। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ये बी हो गया, बिन होगा, कभी कभी ना स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, आप लोग थोड़ा माफ कर दिया करो, ठीक है। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जो कि सेना रूलर थे लक्ष्मण सेना, वहाँ पे उनको एक्सपेल किया, ठीक है। एंड फ्रॉम लखनौती में लक्ष्मण सेना थे जो कि बंगाल में रूल कर रहे थे, हमने पढ़ा था इसके बारे में। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी वहाँ पे क्या हुआ, इनको हटा के वहाँ पे रूल करने लगे। ईवास जो थे वो भी एक इसके वजह से भी इंटरनल रेबिलियंस चल रहे थे। फिर ईवाज एक थे जो कि अपने आप को गियासुद्दीन सुल्तान के हिसाब से मान रहे थे, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था जब इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा था। तो उन्होंने अपने अथॉरिटी को एक्सटेंड करके रखा हुआ था बिहार, उड़ीसा, बंगाल एंड आसाम में। तो 1225 में इल्तुतमिश क्या किए, ईवाज को इंडिपेंडेंस को असर्ट किया, और इल्तुतमिश के सॉन जो थे अवध के गवर्नर थे, उन्होंने ईवाज को किल्ड भी किया एक बैटल में। तो इस तरह से इंटरनल रेबिलियन चल रहा था। तो इल्तुतमिश के डेथ के बाद क्या हुआ था, गवर्नर ऑफ बंगाल समटाइम्स असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस एंड समटाइम्स सबमिटेड टू दिल्ली अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस। तो देखिए, दिल्ली एक वेस्टर्न साइड में है, बंगाल है ईस्टर्न साइड में है। इतने दूर देख रेख करने में बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा होगा, क्योंकि तभी तो कुछ एरोप्लेन वगैरह नहीं थी, कुछ कम्युनिकेशन सुविधा भी नहीं थी। तो इसी वजह से कभी कभी क्या होता था, ये बंगाल बिहार ना कभी कभी उनका मन करे तो अपने आप को सबमिट करते थे, मतलब अपने आप को सरेंडर करते थे, कभी कभी अपने आप को इंडिपेंडेंट की तरह सोच रहे थे। तो ये एक प्रॉब्लम हो रही थी जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट हो रही थी। बिहार रिमेंड द कंट्रोल ऑफ लखनौती। बिहार जब बख्तियार खालजी ने सेना रूलर को हलाया, उसके बाद बिहार कंट्रोल में आ गया लखनौती के, जो कि एक मुस्लिम रूलर भी थे लखनौती, ठीक है। दिस रूलर अटेम्प्ट टू कंट्रोल ओवर राधा, उन्होंने साउथ बंगाल को कंट्रोल करने की कोशिश की। ओडिशा एंड कामरूपा, जिसको असम बोला जाता है, उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश की। इसके वजह से कुछ दंगे फसाद होते थे। 1244 में रूलर ऑफ ओडिशा मुस्लिम फोर्स को डिफीट किया नियर लखनौती। और बालवन के रीजन में क्या हुआ, बिहार एंड बंगाल दिल्ली के अंडर फिर से आ गया, ठीक है। वहाँ पे जो गवर्नर्स थे, वहाँ पे जो चीफ थे, उन्होंने फिर से इंडिपेंडेंट होने की कोशिश की, उसके बाद इसीलिए भी कॉन्फ्लिक्ट बना रहता था। बलबन के डेथ के बाद उनके जो सॉन था बुगरा खान, उन्होंने बंगाल से ही रूल करने की कोशिश की, क्योंकि उनको लगा दिल्ली वो बंगाल की गवर्नर थी, इसलिए वहाँ पे अडॉप्ट कर लिए थे अपने आप को। इसी वजह से दिल्ली उनको अच्छा नहीं लगा और वो बंगाल्स में इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश किए और अपने डिनास्टी को 40 ईयर्स तक बंगाल में चलाए, ठीक है। द बल्क ऑफ पंजाब वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ मंगल्स। पंजाब की तो बहुत सारे पंजाब की पार्ट थी जब बलबन के साथ उनका पीस टॉक हुआ था, मतलब बलबन के साथ उनका एक समझौता हुआ था जहाँ पे पंजाब की बहुत सारे एरिया उन्होंने मंगोल को दे दिया था। इसकी वजह से जो इन्वाजन हो रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था। द साउथ एंड वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ दिल्ली सुल्तानेट वाज आल्सो नॉट फुली सिक्योर। दिल्ली सुल्तानेट की जो साउथ पोर्शन है, दिल्ली के साउथ पोर्शन एंड वेस्टर्न फ्रंटियर, ये भी सक्सेसफुली सिक्योर नहीं था। क्यों? क्योंकि आइबैक के अंडर में तुर्क्स ने बहुत सारे फोर्ट्स को कैप्चर कर लिया था, जैसे कि ताइचार, अलवर, बायना, ग्वालियर, कालिंजर एसेट्रा। ईस्टर्न राजस्थान के भी कुछ पोर्शन जैसे कि अप टू रणथंभौर, नागौर, अजमेर, नादौल, नियर जेलोर, ये सब एरिया को भी उन्होंने कैप्चर कर लिया था। और जब तुर्क ने ये सब एरिया को कैप्चर कर रहे थे, तब वो सब एरिया पहले से ही चौहान एम्पायर के अंडर में था। तो चौहान एम्पायर भी कहीं ना कहीं उस जगह पे जुड़े हुए थे, जिसके वजह से वो चाहते थे उस पोर्ट्स को फिर से अपने अंडर में लाने के लिए। उसकी वजह से इंटरनल रेबिलियन चल रहे थे। इन सब्सिक्वेंट पीरियड मतलब जब तुर्क ने ये सब कैप्चर करके मालवा एंड गुजरात की तरफ उन्होंने बढ़े, ठीक है। लेकिन उनको गुजरात से ईस्ट राजस्थान से उनको रेजिस्टेंट मिलने लगा और इवन टू मेंटेन देयर होल्ड ऑन देयर ऑब्यूट्स डिफेंडिंग दिल्ली एंड गंगेटिक रीजन्स। और दिल्ली में जो उन्होंने जितने सारे जगह कैप्चर किए थे और गंगेटिक रीजन से, वहाँ पे भी बहुत सारे रेजिस्टेंट हो रहे थे, ठीक है।
इल्तुतमिश के प्री ऑक्यूपेशन, इल्तुतमिश जब प्री ऑक्यूपेशन हुए थे नॉर्थ वेस्ट में, टेकिंग एडवांटेज, उसका एडवांटेज लेते हुए राजपूत ने क्या किया, धीरे धीरे कालिंजर, ग्वालियर, बायना, रणथंभौर, जालोर ये सब को कैप्चर किया। ठीक है, और उसके बाद 1226 में फिर से इल्तुतमिश जब प्री ऑक्यूपेशन नॉर्थ वेस्ट में थे, वहाँ से हटकर जब फिर से यहाँ पे ध्यान दिए तो फिर उन्होंने ये सब को कन्क्वर किया। लेकिन मालवा गुजरात को उन्होंने कभी कन्क्वर नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ पे जो चालुक्य सब गुजरात थे उनको रिपल्स किया था इल्तुतमिश को। ये सब के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इल्तुतमिश के बारे में जब हम पढ़े थे। परामर्श ऑफ मालवा भी बहुत स्ट्रॉन्गर थे। हाउएवर इल्तुतमिश मेड ए रेड इनटू मालवा एंड प्लंडर्ड उज्जैन एंड रायसेना। ठीक है, बूंदी भी उन्होंने ग्वालियर को रिकवर किया, लेकिन राजपूत और बुंदेलखंड, मतलब बुंदेलखंड में जो राजपूत था वहाँ पे नहीं जा पाए। देखिए क्या हुआ, मतलब एक बार क्या होता है, कोई रूलर आता है, एक जगह कैप्चर कर लेता है, जब उसका पावर थोड़ा डिक्रीज होने लगता है, तब और कोई आता है उस जगह पे कैप्चर कर लेता है। फिर ऐसा चलता रहता है। फिर ये इसका जब इस रूलर का पावर स्ट्रेंथ होता है, फिर से उस जगह वो कैप्चर कर लेता है। फिर जब इस रूलर का मतलब ये स्ट्रांग होने लगते हैं राजपूत, तो ये फिर आकर कैप्चर कर लेते हैं। तो हिस्ट्री में बहुत बार ऐसा हुआ, एक ही जगह को लगभग कई बार उन्होंने कैप्चर किए, लॉस किए, कैप्चर किए, लॉस किए। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात नहीं हो रही थी हिस्ट्री में। ठीक है, बस आपको एक हिस्ट्री की तरह, मतलब एक स्टोरी की तरह इस सबको याद रखनी है। इल्तुतमिश के डेथ के बाद तुर्किश सुजरिटी लॉस्ट होने लगी, लेकिन तुर्किश रूल को कंसोलिडेट किया बलबन ने। ठीक है, द कंटिन्यूअस फाइटिंग अमंग द राजपूत ऑल्सो एडेड द तुर्क्स, इट मेड इम्पॉसिबल एनी इफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द राजपूत एग्नेस्ट देम। लेकिन बलबन के पीरियड में राजपूतों ने ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं कर पाया, हमेशा डिफीट होने लगे इसी वजह से, क्योंकि राजपूत एक दूसरे के साथ हमेशा लड़ते रहते थे। ठीक है, इसी वजह से उनका कोई भी एफर्ट कामयाब नहीं होता था बलबन के साथ। देखिए, इसके साथ बलबन के साथ डेथ होने के बाद, और बलबन के साथ भी जब और बलबन रूल कर रहे थे, तभी से भी हमारे इंडिया की हिस्ट्री सेफ होने लगी विथ दिल्ली सुल्तानेट। कैसे कि दिल्ली सुल्तानेट आने के बाद एक स्ट्रॉन्ग मोनार्ची बनने लगा, और मंगोल इन्वेडर्स जो थे उनको भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट मिलने लगा, और उनको रिपेलिंग कर रहे थे दिल्ली सुल्तानेट। उसके बाद दिल्ली सुल्तानेट अपने टेरिटरी को कंसोलिडेट करने लगे। किस तरह से अपने टेरिटरी को कंसोलिडेट करके एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाए गंगा द्वाब रीजन में, और उसके साथ ईस्टर्न राजस्थान को जो उन्होंने कंट्रोल किया दिल्ली सुल्तानेट। उसके बाद हमारे दिल्ली सुल्तानेट की जो हिस्ट्री थी नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच गई, और एक बहुत ही अलग तरह की हिस्ट्री बनने लगी हमारे इंडिया में, और हिस्ट्री सेफ होने लगी इसके बाद। और धीरे धीरे उन्होंने दिल्ली सुल्तानेट ट्राई किया अपने राज को वेस्टर्न इंडिया एंड डेक्कन के एरिया में, वेस्टर्न इंडिया एंड पर्टिकुलरली डेक्कन के एरिया में राज करने के बारे में सोचा। और यहाँ पे किस तरह से रूल हुआ, क्या हुआ, हम दिल्ली सुल्तानेट की पार्ट 2 वीडियो में पढ़ेंगे। और इसके तभी तक स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल। अगर मेरे इस वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, एंड सब्सक्राइब मत भूलिएगा। ठीक है, मत करना नहीं, करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा इस तरह से वीडियो लाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। एंड बहुत ही लेंदी हो चुका है वीडियो, तो प्लीज़ बियर विथ मी।